we have learned about intelligence scanning. Today, we will learn about scale factor. What is the importance of scale factor or what is scale factor? We will learn. Okay. So, हमने देखा था कि इंटरलेस स्कैनिंग में हमने देखा था कि हम लोग क्या कर रहे थे. वी आर वी आर स्कैनिंग द लाइन. 625 हमारे लाइंस हैं, उनको हम स्कैन कर रहे थे. कैसे? तो दो भागों में बांट रहे थे. पहले टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज डिवाइडेड इनटू टू. एक्चुअली टोटल फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू टू फ्रेम्स total, and one frame consists of 312 and half lines. ये हमारा जो है लास्ट लेक्चर हमने देखा था. और प्रत्येक ऑल्टरनेट लाइन को स्कैन किया जा रहा था इंटरलेस स्कैनिंग के थ्रू किया जा रहा था. उसमें हमने देखा था कि ट्रेस टाइम जो लगा था स्कैन करने के लिए, उसमें 64 माइक्रोसेकेंड जो है वो ट्रेस टाइम था एंड रिट्रेस टाइम इज 52 माइक्रोसेकेंड. अब हम लोग देखेंगे कि जब जब रिट्रेस पीरियड है, रिट्रेस जब पीरियड हो रहा है, रिट्रेस पीरियड में जिस समय जो है वर्टिकल स्कैनिंग बीम जो है वो क्या कर रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन. दैट इज जैसे ही जब हम लोग जब हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रत्येक ऑल्टरनेट लाइंस को हम लोग स्कैन कर रहे हैं और फिर जो है जो बचे हुए लाइंस है उसको स्कैन कर रहे हैं. मतलब इवन एंड ऑड करके इवन फील्ड को स्कैन कर रहे हैं, फिर ऑड फील्ड को स्कैन कर रहे हैं. ऐसे करके हम एक कंप्लीट कर रहे हैं. तो इस प्रक्रिया में जो है वो वर्टिकल जो स्कैनिंग बीम है, इट इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फिर जो है जब टॉप टू बॉटम जैसे ही वर्टिकल स्कैनिंग बीम आ गया तो अगेन इट विल रिटर्न बैक टू द टॉप. यही तो हमारा कॉन्सेप्ट था. तो ये जो रिट्रेस टाइम पीरियड है, जो कि हमारा रिट्रेस टाइम पीरियड कितना था, रिट्रेस टाइम पीरियड हमारा जो है टोटल जो है वो टाइम पीरियड जो है हम लोग वर्टिकल स्कैनिंग के लिए देखे थे वो 52 माइक्रोसेकेंड था. उसमें जो है वो हमारा जो रिट्रेस टाइम था वो 1.28 इंटू 10⁻³ सेकेंड, मतलब हो रहा है 1.28 मिली सेकेंड जो है वो रिट्रेस टाइम था. यही तो था. यस. सो द रिट्रेस टाइम पीरियड इज trace time period is 64 microsecond and retrace time period is 20 millisecond. In 20 millisecond 1.28 millisecond is required for retrace period. तो इस समय जब रिट्रेस हो रहा है, जब रिट्रेस हो रहा है उस समय नंबर ऑफ लाइंस जो है वो जो वर्टिकल रिट्रेस हो रहा है, बट हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग में विल स्कैन. तो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग में जो है नंबर ऑफ लाइन जो ट्रेस करेंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा 1.28 इंटू 10⁻³ This is the retrace time period by 64 microsecond. This is the trace time period. That is 1280 by 64. इसका मतलब हो रहा है 20 लाइन्स. इसका मतलब ये हो रहा है कि जब रिट्रेस टाइम पीरियड हो रहा है, नंबर ऑफ लाइन ट्रेस ड्यूरिंग रिट्रेस पीरियड. जब रिट्रेस पीरियड हो रहा है तो नंबर ऑफ लाइन जो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग में ट्रेस हो जा रहे हैं वो कितने हो जा रहे हैं, 20. इसका मतलब है ये जो 20 लाइन जो है स्कैन हो गए ऑलरेडी, वो 20 लाइंस विजिबल नहीं होंगे. वो विजिबल नहीं होंगे क्यों, क्योंकि उस समय तो रिट्रेस पीरियड चल रहा था. तो दैट 20 लाइंस, तो अगर 20 लाइंस अगर एक फील्ड में अगर 20 लाइंस है तो हमारा नंबर ऑफ फील्ड्स कितने हैं, दो है. तो नंबर ऑफ लाइंस इन टू फील्ड कितने हो जाएंगे, 40 लाइंस. तो ये जो 40 लाइंस है दीज आर नॉट विजिबल. तो these lines will not be visible as these are traced during the blanking period. क्योंकि ब्लैंकिंग पीरियड के समय में जो है, जब ब्लैंकिंग पीरियड कब हो रहा है, जब जब हमारा वर्टिकल स्कैनिंग बीम लौट रहा है टॉप पर, तो ये ब्लैंकिंग पीरियड है. तो ब्लैंकिंग पीरियड में कोई पिक्चर इन्फॉर्मेशन नहीं होता है. तो ये जो हमारा जो लाइंस है उसमें हमारा जो है कोई पिक्चर इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं जाएगा. सो नो पिक्चर इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड फ्रॉम दीज लाइंस. तो ये 40 लाइंस ऐसे हो गए जो एक्चुअली लॉस्ट हो गए. 40 लाइन स्कैन हो गए लेकिन उस 40 लाइंस जो है वो हमारे स्क्रीन पर विजिबल नहीं हुए, उसमें कोई पिक्चर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला. देयरफॉर एक्टिव लाइंस कितने हो गए, हमारे पास 625 लाइंस थे, लेकिन जो है 40 जो है वो लाइन क्या हो गए, वो ऐसे लाइंस हो गए जो कि बेकार हो गए, क्योंकि उसको हम लोग उससे कोई पिक्चर इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं है हमें. तो एक्टिव लाइंस कितने हो जाएंगे, 625 माइनस 40 दैट इज 585. तो 585 कितने हो गए, एक्टिव लाइंस हो गए. ओके. अब हम लोग मान लेते हैं कि वी हैव एज्यूम्ड दैट द पिक्चर एलिमेंट्स आर इक्वली स्पेस्ड. हम लोग मान लेते हैं कि पिक्चर एलिमेंट्स जो है इक्वली स्पेस्ड होते हैं. बट एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि इक्वली स्पेस्ड होता है. मतलब ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह से जो हम लोग जो चेस बोर्ड की जैसे जो पिक्चर एलिमेंट को मान लेते हैं
एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पिक्चर। पिक्चर के नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्शन ब्राइट होगा, कौन सा पोर्शन डार्क होगा। सो हम लोग जो मान ले रहे हैं उस पर हमेशा जो है वो हमारा एजम्पशन जो है वो ट्रू नहीं होता, इक्वली स्पेस नहीं होता है। देखा जाता है कि स्टैटिस्टिकली देखा जाता है कि only 70% of the total are actually scanned and rest 30% get merged into each other due to the finite width of scanning beam which does not fall equally on two consecutive lines। इसका मतलब क्या हो रहा है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं कि 70% ऑफ टोटल लाइन जो हम लोग स्कैन कर रहे हैं वो जो हम लोग जो नंबर ऑफ लाइन स्कैन कर रहे हैं उसमें 70% जो है वो एक्चुअल लाइन स्कैन होता है और 30% क्या होता है, गेट मर्ज्ड, मतलब एक साथ मिल जाते हैं एक दूसरे से। उसको हम अलग लाइन अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो जो इलेक्ट्रॉन बीम है हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तब तो उसको जो है वो इन जो उसका विड्थ जो है वो नेग्लिजिबल रहता है, लेकिन एक्चुअली जो है उसका विड्थ तो नेग्लिजिबल नहीं है, उसका तो कुछ एक फाइनाइट विड्थ है। फाइनाइट विड्थ है इलेक्ट्रॉन बीम का, एक फाइनाइट विड्थ है। तो फाइनाइट विड्थ होने के कारण क्या होता है कि दो कंसेक्यूटिव लाइंस को जब वो स्कैन कर रहे हैं तो जब एक दूसरे को जब 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 वो एक साथ में जब एक के बाद एक जो हम लोग बीम को जब स्कैन कर रहे हैं बीम के द्वारा लाइन को, कंसेक्यूटिव लाइन को, तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, चढ़ जाते हैं और एक दूसरे से मर्ज किया जाता है। पता नहीं चलता है कि ये दो लाइंस हैं। इस तरह से जो है क्या देखा जाता है, 30% ऑफ द लाइन जो है हम लोग एक्चुअली जो है वो लॉस हो जा रहा है, गेट मर्ज हो जा रहा है विद ईच अदर। ठीक है। दस द एक्चुअल नंबर ऑफ लाइंस, इसका मतलब है कि हमें हमें तो जो हम लोग मान रहे हैं, जो हमारा एजम्पशन जो हमारा मानना है कि हमारे पास में जो है वो कितने लाइंस बज रहे हैं, 585 लाइंस जो है एक्टिव लाइंस है। बट हमारा प्रैक्टिकल जो एनालिसिस कहता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहता है, जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो एनालिसिस कहता है कि 70% जो है एक्चुअली स्कैन हो रहे हैं, 30% नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें जो है जैसे कि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ लाइंस जो मिले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि thus the actual number of lines resolved or traced is obtained by multiplying the original number of lines by a factor known as scale factor or resolution factor। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग कह रहे हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ लाइन स्कैन हुए उसके साथ में जो है एक एक जो है वो फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं हम, उसको कहते हैं केल फैक्टर और रिजोल्यूशन फैक्टर, और तब जो हमें मिलता है वो हमें एक्चुअली इफेक्टिव नंबर ऑफ लाइंस देता है, जो कि प्रैक्टिकली जो है जिसको हम लोग एप्लीकेबल है, जो कि अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरेटिकली हम कह रहे हैं कि 585 लाइंस जो है हम लोग स्कैन कर रहे हैं। ओके। ये जो वैल्यू है केल फैक्टर का, इसका वैल्यू जो है वो 0.65 से 0.75, 0.65 से 0.75 के रेंज में रहता है। ठीक है। और हमारे केस में मतलब व्हेन वी आर कंसीडरिंग इन इंडिया वी आर कंसीडरिंग के इक्वल टू 0.7, हम लोग के को कितना मान लेते हैं, 0.7 से। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इफेक्टिव लाइंस कितने हो जाएंगे, 585 हमारे एक्टिव लाइंस थे, उसके साथ हमने केल फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया ये अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 410। ओके, 409 पॉइंट समथिंग आता है, तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 410 मान लेते हैं। ठीक है। तो हमारे इफेक्टिव लाइंस कितने हो गए जो कि स्कैन हो रहा है, वो 410 हो रहा है। ओके। तो अगर हम माने कि अगर हम मान लें कि मेरा जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजोल्यूशन जो है वो सेम है, जितना वर्टिकल है उतना ही हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, तो हम लोग फिर नंबर ऑफ लाइंस हमें, क्योंकि उसको पहले हम कह रहे थे कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मतलब जो है स्पेस हम लोग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। लेकिन अगर अगर हम माने कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजोल्यूशन सेम अगर होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस को एस्पेक्ट रेशियो के साथ में मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तब हमें जो नंबर मिलेगा वो एक्चुअली तब हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि ये बताएगा कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजोल्यूशन सेम है। तो इफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजोल्यूशन इज सेम, अगर दोनों सेम होते हैं, जितना हॉरिजॉन्टल में रिजोल्यूशन है उतना ही वर्टिकल रिजोल्यूशन है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हो जाएंगे, जो हमारे पास इफेक्टिव लाइंस है मल्टीप्लाइड बाय एस्पेक्ट रेशियो। तो इफेक्टिव लाइन 410 है और एस्पेक्ट रेशियो हमारा 4/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 446 हो जाएगा। ओके। तो ये 446 हमारा नंबर ऑफ लाइंस हो गया। अगर नंबर ऑफ लाइंस 446 है तो हमारा जो है वो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा फॉर स्कैनिंग, कितना हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं हम लोग तो दो भागों में बांट दे रहे हैं फील्ड को, तो
फिर हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 446/2 दैट इज 273 साइकिल्स पर सेकेंड। 273 साइकिल्स पर सेकेंड में जो है वो टोटल जो है वो हमारा जो एक एरिया है हमारा पेज का या फील्ड का उसे स्कैन किया जा रहा है। तो टोटल टाइम पीरियड जो है वो टोटल टाइम, और ये जो समय है ये कितने समय में हो रहा है, टोटल टाइम फॉर कवरिंग दिस साइकिल 52 माइक्रोसेकंड। 52 माइक्रोसेकंड में जो है ये टोटल प्रक्रिया हो रही है कितना, तो 273 साइकिल्स पर सेकेंड। तो अगर ऐसा है तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 273 साइकिल्स पर सेकेंड है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 52 इंटू 10⁻⁶, ये रहा 62 52 माइक्रोसेकेंड मीन्स 52 इंटू 10⁻⁶ बाई 273, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। देन फ्रीक्वेंसी विल बी 1 बाय टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा 273 बाई 52 इंटू 10⁻⁶, दैट इज 5.2 मेगाहर्ट्ज। Therefore, in case of 625 line system, the maximum frequency developed equal to 5 megahertz. तो हमें जो है ये हमें ये कंक्लूजन मिला कि बाय यूजिंग द केल फैक्टर हमें जो है एक ऐसा फैक्टर मिला जिसको मल्टीप्लाई करके हमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लाइंस मिले, एंड दैट इफेक्टिव नंबर ऑफ लाइंस एक्चुअली जो है उसके साथ में हमने एस्पेक्ट रेशियो को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में जो है वो नंबर ऑफ लाइंस मिल गए, सो दैट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजोल्यूशंस आर सेम। और वहां से हमें जो है मिल गया कितना फंडामेंटल, हमारा जो फ्रीक्वेंसी हमारा जो मिल गया फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये स्क्वायर वेव्स को हम लोग देखेंगे जो हमारा जो बनेगा, जो हमारा सिग्नल बनेगा वो स्क्वायर वेव बनेगा, हम लोग आगे देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्क्वायर वेव डेवलप्ड वो क्या हो जाएगा 5.2 मेगाहर्ट्ज, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 5 मेगाहर्ट्ज जो है वो हम मान ले रहे हैं। तो 625 लाइन सिस्टम में हम लोग 525 625 लाइन सिस्टम में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 5 मेगाहर्ट्ज हो रहा है। ओके, so this is the main importance of Kell factor, that Kell factor is the factor which is used to obtain the actual number of original number of lines. Okay, original number lines की कितने number of lines जो है actually हमें जो है वो मिल पा रहा है after scanning the beam from top to bottom, तो हमें वो मिल जा रहा है। एंड किल फैक्टर का रेंज जो है वो 0.65 से 0.75 तक रहता है, और हम लोग उसको किल फैक्टर को 0.7 मान लेते हैं, ज्यादातर किल फैक्टर को 0.7 के रेंज में माना जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट किल फैक्टर। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर बैंडविड्थ ऑफ चैनल हम लोग देखेंगे कि कितना बैंडविड्थ हमें टीवी का जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करने के लिए कितना बैंडविड्थ लगता है। सो फॉर दैट we have to know that what is the maximum frequency which we are using for the transmission of the TV signal, जो हमें मिला कितना 5 megahertz for the picture information. Okay, so see you in the next lecture. Thank you.